ये तीसरी बार था जब ईश खदान के दक्षिणी हिस्से में गया था। उसे लगता था कि वहां अभी भी पायराइट के कुछ निशान छिपे हुए हैं। खुदाई करते समय अचानक एक राइटलेस स्नेक ने उसे काट लिया। जहर निकालने की कोशिश में ईश ने अपने हाथ पर खुद ही कट लगा लिया। मदद के लिए उसने अपने मोबाइल फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। फिर मजबूर होकर वह जंगल के रास्ते दौड़ता हुआ अपने केबिन की तरफ गया ताकि वहां पहुंचकर हॉस्पिटल में कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही वह केबिन पहुंचा, उसकी हालत और खराब हो गई। उसका शरीर जहर से लड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर अगले कुछ घंटों में ईश को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ा। उसे तेज बुखार हो गया। फिर जब उसे होश आया और उसने अपने हाथ को देखा तो पाया कि उसका हाथ पूरी तरह सूज चुका था। वह इतना कमजोर हो गया था कि उठकर मदद के लिए जा भी नहीं पा रहा था। तभी उस रात ईश ने देखा कि 2 आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अंदर रहने वाला आदमी बहुत बीमार है तो वे उसकी मदद किए बिना ही चले गए। फिर कई दिनों तक ईश बिस्तर पर पड़ा रहा और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा था। फिर आखिरकार एक दिन वह उठ पाया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ का जख्म लगभग ठीक हो चुका है। उसने थोड़ा पानी पिया और फिर वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर अगली सुबह तक वह सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है। नहाने के बाद वह बाहर गया और अपनी कार के पास पहुंचा। उसने देखा कि कार पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी, जैसे वह बहुत समय से वहीं खड़ी हो। इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। सड़क के बीच उसे इंसानों की लाशें दिखाई दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे सेना की गाड़ियां दिखीं और कारों के अंदर भी लाशें पड़ी हुई थीं। तभी एक बोर्ड पर उसने एक संदेश पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी और इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने सभी शेल्टर बंद कर दिए थे। ये संदेश पढ़कर ईश को समझ आ जाता है कि जब वह बाहर था तब दुनिया में क्या हो चुका था। इसके बाद वह अपने माता पिता के घर जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके रिश्तेदार खाना खाते समय अचानक इस बीमारी का शिकार हो गए थे। जब ईश घर के अंदर जाता है तो उसे अपने पिता की लाश बिस्तर पर और मां की लाश बाथरूम में मिलती है। वह कुछ देर तक रोता है। फिर वह अपने माता पिता को दफनाने के लिए बगीचे में एक बड़ा गड्ढा खोदता है और उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। उस रात ईश अपने पुराने कमरे में सोता है। अगली सुबह वह चर्च जाने का फैसला करता है। वहां उसे बहुत से लोगों की लाशें मिलती हैं जो भगवान से बचाए जाने की उम्मीद में वहां आए थे। इसके बाद ईश जरूरी सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है और शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि पुल बंद है। गुस्से में उसे समझ आता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता सड़क है। वह बिना रुके गाड़ी चलाता रहता है जब तक कि वह लॉस एंजल्स नहीं पहुंच जाता, लेकिन वह शहर भी पूरी तरह खाली होता है। फिर छत पर बने पूल में गर्म पानी से नहाने के बाद ईश एक बार में जाने का फैसला करता है। वहां वह अचानक मिल्टन और एनी को देखकर हैरान रह जाता है। जब मिल्टन को पता चलता है कि ईश पिछले 3 हफ्तों में हुई हर बात से बिल्कुल अनजान है, तो वह उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में उस बीमारी के बारे में बताया गया होता है जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। मिल्टन और एनी कुछ दिन पहले इसी होटल में मिले थे। तब से वे अपने दुख को भूलने के लिए शराब पी रहे थे और उन लोगों को याद न करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वे खो चुके थे। फिर अगली सुबह तीनों बचे हुए लोग मिल्टन के बनाए हुए खाने को साथ बैठकर खाते हैं। तभी ईश बताता है कि वह दूसरे बचे हुए लोगों को खोजने के लिए बाहर जाने की योजना बना रहा है। इस दौरान जियोलॉजिस्ट को समझ आ जाता है कि उसके साथियों के पास सब कुछ खत्म करने का एक पूरा प्लान है। होटल का जनरेटर कुछ हफ्तों तक बिजली देता रहेगा और तब तक उनके पास खाने पीने की चीजों की भरपूर सप्लाई होगी, लेकिन जैसे ही बिजली बंद होगी सारी सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। तब वे दोनों बंदूक से खुद को मारकर इस दुनिया से चले जाने का इरादा रखते हैं। यह बात सुनकर ईश सोचने लगता है कि वे लोग बाहर जाकर जिंदा रहने के नए तरीके क्यों नहीं ढूंढते, लेकिन जो कुछ भी वे झेल चुके थे उसके बाद वे ज्यादा जीना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं है। जब ईश को समझ आता है कि वे दोनों इसी होटल में मरने वाले हैं, तो वह वहां से निकलने का फैसला करता है ताकि वह उनके साथ पागल न हो जाए। वह कई किलोमीटर तक बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाता रहता है। बहुत परेशान होकर वह तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और तभी ब्रेक लगाता है जब उसे सड़क के बीच एक कुत्ता खड़ा दिखाई देता है। ईश उस कुत्ते को अपने साथ रखने का फैसला करता है और उसका नाम लकी रखता है।
कुत्ते को कार में बैठाने के बाद जियोलॉजिस्ट अपने शहर वापस चला जाता है। वहां वह एक लाइब्रेरी में रुकता है और पढ़ने के लिए अलग अलग विषयों की किताबें चुनता है। भविष्य में क्या होगा यह जाने बिना ही ईश यह तय करता है कि वह अपने आखिरी दिन, महीने या साल अपने माता पिता के घर लकी के साथ बिताएगा। वह अपने कुत्ते के साथ एक नया रोज का रूटीन बना लेता है। फिर 1 साल तक दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाला। बीच बीच में ईश को पागलपन जैसे झटके आते थे, लेकिन वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता रहा। जब वह जवान था तब जियोलॉजिस्ट अकेलेपन को एक अच्छी चीज मानता था, लेकिन अब जब उसके पास किसी और इंसान से मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे समझ आता है कि अकेलापन सबसे बड़ी सजाओं में से एक है। एक दिन क्षितिज की तरफ देखते हुए ईश को दूर एक चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। उसकी वो उम्मीद जो कब की सो चुकी थी फिर से जाग उठती है। उसी दोपहर वह उस घर की ओर जाने का फैसला करता है और वहां उसकी मुलाकात एम्मा से होती है। जब एम्मा उसे देखती है तो वह डर जाती है और अपनी रक्षा के लिए शॉटगन उठा लेती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि ईश से उसे कोई खतरा नहीं है तो वह उसे अपने घर में आने देती है। वह ईश का स्वागत करती है और बताती है कि वह कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई है। चाय पीते हुए एम्मा ईश को सैन फ्रांसिस्को की अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बताती है। इसके बाद वह ईश को अपने घर में रात बिताने के लिए बुला लेती है। अगली सुबह अकेले आगे बढ़ने के बजाय ईश एम्मा से कहता है कि वह उसके साथ रहे ताकि दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें और साथ मिलकर जिंदा रह सकें। नए घर को देखने के बाद एम्मा बगीचे की मिट्टी जांचती है कि क्या उसमें पौधे उग सकते हैं। इसी दौरान ईश छत से लटकी हुई उस रस्सी को काट देता है जिसे उसने पहले बांधा था, क्योंकि अब उसे जीने की वजह मिल गई थी। तभी घर की पेंट्री देखने पर एम्मा को पता चलता है कि वहां बहुत चूहे हैं। ईश उसके साथ पास के सुपरमार्केट जाता है ताकि जर खरीद सकें। दुकान में दोनों अलग अलग ट्रॉली लेकर सामान लेने लगते हैं। तभी एम्मा फर्श पर पड़ी एक माँ और उसके बच्चे की लाश देखकर डर जाती है। इतने समय बाद भी वह लाशों की आदत नहीं डाल पाई थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहने के लिए लड़ने को तैयार थी। फिर कुछ ही दिनों में ईश और एम्मा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जैसे वे हमेशा से साथ हों। समय के साथ दोनों के बीच गहरा भरोसा बन जाता है और उनकी जिंदगी बेहतर होने लगती है। एम्मा के साथ परिवार बसाने के इरादे से ईश घर के लिए सोलर पैनल लेने जाता है, लेकिन वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। किस्मत से एम्मा उसका इलाज कर देती है। इस दौरान वह बताती है कि उसे दूसरे लोगों के साथ रहने की बहुत कमी महसूस होती है। ठीक होने के बाद एम्मा ईश को बताती है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर ईश खुश होने की बजाय डर जाता है। उसे चिंता होती है कि वह बच्चे के जन्म के समय एम्मा की सुरक्षा नहीं कर पाएगा और अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा, लेकिन एम्मा उसे समझाती है और हौसला देती है। अगले ही दिन ईश लाइब्रेरी जाकर बच्चों के जन्म से जुड़ी किताबें ढूंढता है, क्योंकि अब अस्पताल या डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। अगले कुछ महीनों तक एम्मा अच्छा खाना खाने की कोशिश करती है। एक दिन उसे मांस खाने की इच्छा होती है तो ईश शिकार करने जाता है। गाय को मारना उसे बुरा लगता है, लेकिन परिवार को खाना देने के लिए वह ऐसा करता है और किताब देखकर मांस काटता है। काम करते करते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसीलिए उसे थोड़ा आराम करना पड़ता है। काम पूरा करके वह घर लौटता है और आखिरकार सोलर पैनल लगा देता है। जंगल के जानवर खत्म हो जाने से चूहे बहुत बढ़ गए थे और शहर की सड़कों पर फैल गए थे। एक रात ईश और एम्मा देखते हैं कि चूहे उनके घर की तरफ आ रहे हैं। एम्मा गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जबकि ईश कचरा और गाय का शव जलाता है, क्योंकि उसकी बदबू चूहों को खींच रही थी। लेकिन योजना पूरी तरह कामयाब नहीं होती। चूहे घर में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। दोनों जल्दी से घर में घुसकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। तभी ईश को याद आता है कि उनका कुत्ता लकी बाहर फंसा है। वह दरवाजा खोलता है और उसी पल कई चूहे घर में घुस आते हैं। पूरी रात ईश उनसे लड़ता रहता है। आखिरकार चूहे मारे जाते हैं। ईश लकी के घावों का इलाज करता है और कुत्ता बच जाता है। कुछ दिनों बाद गली की बिल्लियां बाकी चूहों को खत्म कर देती हैं, क्योंकि वे खुद जिंदा रहने में ज्यादा सक्षम थीं। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो ईश एम्मा का पूरा साथ देता है। बिना किसी डॉक्टर की मदद के भी वे सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दे देते हैं। सर्वनाश के 6 साल बाद एक दिन शिकार से लौटते समय ईश से सड़क पर गलती से किसी को टक्कर लग जाती है। नीचे जाकर देखने पर उसे एक लड़की मिलती है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डरी हुई लड़की भागने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि ईश उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईश उसे बताता है कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी पत्नी और एक दूसरे जोड़े के साथ रहता है।
वह लड़की, जिसका नाम ईवे है, अगर चाहे तो उनके साथ रह सकती है, लेकिन ईवे अकेले जंगल की ओर जाने का फैसला करती है। जब ईश गाड़ी की ओर लौटता है तो वह लड़की चुपचाप उसका पीछा करती है और ट्रक के पीछे छिप जाती है। घर पहुंचकर ईश अपने परिवार से ईवे का परिचय कराता है। लड़की कुछ नहीं बोलती। ईश समझ जाता है और उसे समय देने का फैसला करता है ताकि वह धीरे धीरे खुद को ढाल सके। सुबह मोरिन ईवे के लिए नाश्ता लाती है, लेकिन ईवे डर के कारण उस पर हमला कर देती है और उसे पास नहीं आने देती। फिर थोड़े समय और सब्र के बाद मोरिन उसका भरोसा जीत लेती है। जब ईवे नहा रही होती है तो मोरिन उसका बैग देखती है। उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें डरावनी तस्वीरें बनी होती हैं। यह देखकर वह समझ जाती है कि लड़की ने बहुत कुछ झेला है। वह ईवे के लिए घर में एक अलग कमरा तैयार करती है। इधर ईश और जॉर्ज शिकार पर जाते हैं और उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं जहां ईवे अपने परिवार के साथ रहती थी। वहां सब कुछ देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। घर लौटकर वे वह चिट्ठी पढ़ते हैं जो मोरिन को ईवे के बैग में मिली थी। उससे पता चलता है कि जो सदमा ईवे ने झेला, उसी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था। उसी समय पूरा परिवार उसे गोद लेने का फैसला करता है ताकि उसे एक अच्छा बचपन मिल सके। कुछ हफ्तों बाद एम्मा और ईश के तीसरे बच्चे का जन्म होता है और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। लगभग 1 साल बाद जब बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं, ईश को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह बंदूक उठाता है और एम्मा और जॉर्ज के साथ बाहर जाता है। वहां उन्हें मॉली और उसका परिवार मिलता है। मॉली बताती है कि उसने दीवार पर लिखा वह संदेश पढ़ा था जो ईश और एम्मा ने 7 साल पहले छोड़ा था। उसी संदेश को देखकर वे यहाँ आए थे। खाना खाने के बाद मोरिन और जॉर्ज बताते हैं कि पास में एक खाली घर है जहां वे रह सकते हैं। ईश इस बात से सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि इन नए लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एम्मा उसे समझाती है और भरोसा करने के लिए मना लेती है। अगले दिन ईश उनके साथ सामान लेने जाता है। तलाशी के दौरान मॉली एक छोड़े हुए अस्पताल में जाती है। वहां उसे एक जंगली कुत्ता मिल जाता है। वह आग बुझाने वाले यंत्र से उसे भगा देती है और दवाइयों की अलमारी से जितना सामान हो सके ले लेती है। समय के साथ ईश को समझ आ जाता है कि वह इन 3 अजनबियों पर भरोसा कर सकता है। एक बार फिर एम्मा की समझ सही साबित होती है। जीन के गर्भवती होने से परिवार और बड़ा हो जाता है। उसे नए दोस्तों से पूरा सहारा मिलता है। कुछ समय बाद मोरिन भी अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और जॉर्ज बहुत खुश होता है। धीरे धीरे तीनों परिवार मिलकर एक छोटा सा समुदाय बना लेते हैं। वे हीदर के 23वें जन्मदिन पर एक पार्टी रखते हैं। उसी दिन एक बड़ा तूफान आता है। तभी हीदर को याद आता है कि लकी घर पर नहीं है। ईश अपने कुत्ते को ढूंढने बारिश में बाहर जाता है और एक गिरे हुए पेड़ के नीचे लकी की लाश देखता है। ईश की चीख सुनकर एम्मा समझ जाती है कि क्या हुआ है। वह उसे संभालने की कोशिश करती है क्योंकि वह जानती है कि ईश लकी से कितना प्यार करता था। अगली सुबह ईश लकी को अपने बगीचे में दफना देता है। उसी समय वह देखता है कि एक खतरनाक जंगली जानवर बच्चों पर हमला करने आ रहा है। ईश तुरंत आगे बढ़ता है और उससे लड़ने लगता है। कई सालों बाद पहली बार ईवे बोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग समय पर पहुंच जाते हैं। ईश बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मॉली और बाकी लोग उसकी चोटों का इलाज करते हैं। इसके बाद एम्मा उस जंगली जानवर का पीछा करती है और उसे मार देती है। फिर कुछ हफ्तों के आराम के बाद ईश फिर से चलने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। कुछ साल बाद हीदर और जीन का बड़ा बेटा राफे बड़े हो जाते हैं। वे दुनिया देखने के लिए सफर पर जाने का फैसला करते हैं, अपने माता पिता से वादा करके कि वे सर्दियों से पहले लौट आएंगे। दोनों घर से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद इलाके में सूखा पड़ता है। ईश पानी की समस्या समझने के लिए जलाशय जाता है। रास्ते में उसे एक ट्रेलर मिलता है जिसमें कुछ बचे हुए लोग होते हैं। वह सावधान होकर घर लौट आता है क्योंकि उसे अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है और दोस्ती करना चाहता है। वह पूछता है कि क्या वे एक रात उनके यहाँ रुक सकते हैं। एम्मा उन्हें खाने पर बुला लेती है। बातचीत में चार्ली बताता है कि उसके पास कुआं खोदने की मशीन है और वह पानी निकालने में मदद कर सकता है। अगले 3 दिनों तक उसकी टीम पानी खोजने में मेहनत करती है। बदले में चार्ली ईश से ईंधन जमा करने में मदद मांगता है ताकि कुआं तैयार होने के बाद वे आगे अपनी यात्रा जारी रख सकें। लेकिन मेहमानों का व्यवहार देखकर ईश को शक होने लगता है कि वे इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वह एक चेतावनी का निशान लगा देता है। जब ईश अपनी शंका एम्मा को बताता है तो वह उसे डांटती है और कहती है कि उसे लोगों पर थोड़ा और भरोसा करना सीखना चाहिए। अपना मन साफ करने के लिए ईश अकेले जंगल में टहलने निकल जाता है।
लेकिन रास्ता भटक जाता है। रात होने पर एम्मा को उसकी चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने निकलने ही वाली होती है कि तभी ईश वापस आ जाता है। पहले तो एम्मा उसे डांटती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि ईश को अकेले रहने की जरूरत थी तो वह उसे माफ कर देती है और यह भी मानने लगती है कि चार्ली को लेकर ईश की बात सही हो सकती है। अगली सुबह सभी लोग फिर से कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें पानी मिल जाता है, लेकिन ईश की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि चार्ली साफ कह देता है कि उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। उस रात जश्न के बाद चार्ली खलिहान में ईवे पर हमला करता है। ईवे की चीखें सुनकर ईश दौड़कर उसकी मदद करता है। इसके बाद पूरा परिवार इकट्ठा होता है और सब समझ जाते हैं कि चार्ली एक खतरनाक इंसान है। जब एम्मा को सब कुछ पता चलता है तो वह बिना ज्यादा सोचे कहती है कि चार्ली को खत्म करना होगा। बाकी लोग भी उससे सहमत हो जाते हैं। ईश हथौड़ा लेकर चार्ली के ट्रेलर में जाता है और उसे जगह छोड़ने को कहता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है और उनका मजाक उड़ाता है। अपने परिवार को खतरे में देखकर ईश गुस्से में आ जाता है और हथौड़े से चार्ली पर हमला कर देता है। उस रात चार्ली मारा जाता है और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी जाती है। सुबह ईश और एम्मा चार्ली के साथियों को यह बात बताते हैं और उन्हें रहने या चले जाने का विकल्प देते हैं। सब लोग जानते थे कि चार्ली कैसा इंसान था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। साइलस को समुदाय से निकाल दिया जाता है। कुछ घंटों बाद साइलस वापस आकर रहने की भीख मांगता है, लेकिन ईश उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि साइलस भी चार्ली के साथ मिला हुआ था। 3 साल बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। तभी ईश और एम्मा के सबसे छोटे बेटे जोई में उसी खतरनाक बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। जल्दी ही यह बीमारी समुदाय के दूसरे लोगों में भी फैल जाती है। मौली मजबूत लोगों की मदद से बीमारों का इलाज करने लगती है। अपने बेटे को बीमार देखकर ईश बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि हीदर सुरक्षित घर लौट आई है। लेकिन एक बुरी खबर भी आती है। यात्रा के दौरान राफे की मौत हो गई थी। यह सुनकर ईश को लगता है कि यह सब चार्ली को मारने की सजा है। अपने परिवार के लिए दवाइयां लाने के लिए वह साइकिल से सैन फ्रांसिस्को पुल पार करता है और एक खाली अस्पताल में जाता है। जाने से पहले वह चर्च में जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगता है और भगवान से कहता है कि अगर सजा देनी हो तो उसे दे। उसके बच्चों को नहीं घर लौटने पर जीन पूछती है कि राफे के साथ क्या हुआ। हीदर बताती है कि सफर में उन्हें लाल रंग के तीर दिखे थे, जिनका पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए थे। लौटते समय उन्होंने पहाड़ी पर कैंप लगाया। तभी एक आदमी आया जो उनका खाना छीनना चाहता था। राफे ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे चाकू मार दिया। गुस्से में हीदर ने कुल्हाड़ी फेंकी और हमलावर को मार दिया। उसने राफे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने से वह मर गया। अगली सुबह कोरी उस हमलावर के बारे में पूछता है। हीदर उसके हाथ पर बने टैटू के बारे में बताती है और कोरी समझ जाता है कि वह साइलस था, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता। इधर ईश अपने बेटे जोई को बचाने की हर कोशिश करता है। बाकी सभी बीमार लोग ठीक होने लगते हैं, लेकिन जोई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद एक दिन ईश टूट जाता है और गहरे दुख में डूब जाता है। फिर एम्मा ने दीवार पर जो संदेश लिखा था उसे मिटाने के बाद ईश लाइब्रेरी जाता है। यह जगह जॉय की सबसे पसंदीदा थी। गुस्से और दर्द में वह वहां की कई चीजें तोड़ देता है। समय के साथ अपनी पत्नी के सहारे ईश खुद को संभाल लेता है और फिर से भविष्य के लिए उम्मीद करने लगता है। एक दिन वह अकेले जंगल में घूम रहा होता है। वहां उसे एक बहुत सुंदर सूरज ढलने का दृश्य दिखता है। तभी उसे एहसास होता है कि जिसकी उसे उम्मीद थी वह सच हो गया है। धरती फिर से ठीक हो गई है। अपने बेटे को खोने के 1 साल बाद ईश को जॉय की एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें जॉय ने अपने कई बेहतरीन और समझदार विचार लिखे थे। हालांकि जॉय कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, फिर भी उसने रेडियो से जुड़े कई उपकरणों के डिजाइन बनाए थे जो पुरानी दुनिया में ही मौजूद थे। डायरी पढ़कर ईश को पता चलता है कि जॉय का सपना था कि वह दूसरे बचे हुए लोगों से मिले और अपने आविष्कार उनके साथ बांटे। अपने बेटे की याद को सम्मान देने के लिए ईश जॉय के नोट्स की मदद से एक रेडियो बनाने का फैसला करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुनिया में और भी लोग जिंदा हैं या नहीं। दोस्तों की मदद से वह इस काम में लग जाता है और रोज कई घंटे रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। ईश को इतना काम में डूबा देखकर एम्मा उसे थोड़ा खुश करने के लिए दोस्तों के साथ एक बेसबॉल गेम रखती है। खेल के बाद हीदर उन लाल तीरों के बारे में बताती है जो उसे सफर के दौरान मिले थे। वह बताती है कि तीरों के साथ कुछ नंबर भी बने थे। यह सुनते ही ईश रेडियो की तरफ दौड़ता है।
उसे लगता है कि अगर उन नंबरों की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट किया जाए तो शायद दूसरे लोग संपर्क कर सकें। यह सोचकर कि शायद और लोग जिंदा हैं, पूरा समूह उत्साहित हो जाता है। तभी रेडियो पर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम पेनेलोपी होता है। वह बताती है कि वह पॉइंट लोबो में 77 लोगों के साथ रहती है। यह जगह सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा दूर नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में ईश और उसके दोस्त वहां जाने की तैयारी करते हैं। मिलकर वे एक